वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में। आज हम बातें करेंगे योगेंद्र सिंह के बारे में। योगेंद्र सिंह ने इंडियन सोशियोलॉजी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दी है। आज के इस क्लास में उनके जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सोशल चेंज, मॉडर्नाइजेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी और नॉन वायलेंस एंड पीस। ये सारे टॉपिक के रिलेटेड योगेंद्र सिंह ने किस तरीके का बातें बताई है, ये सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। खासकर सोशल चेंज, मॉडर्नाइजेशन और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वजह से इनको थोड़ा केयरफुली स्टडी करना। आज का जो क्लास है ये मैंने थोड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज किया है ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी होगी। इस वजह से कोई भी पोर्शन को स्किप करके मत जाना, क्योंकि बाद में जो भी टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आएंगे। इस वजह से सिस्टमेटिकली पूरी तरीके से क्लास को देखना, आपको चीज़ें थोड़ा आसान लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे टर्म्स है जो आपको नए देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। योगेंद्र सिंह एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था 1932 को और इनका देहांत हुआ था 2020 को। ये बेसिकली एक उत्तर प्रदेश के एक गांव से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने मास्टर्स और पीएचडी डिग्री लखनऊ यूनिवर्सिटी में कंप्लीट किया था। उन्होंने जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वहाँ पर प्रोफेसर थे वहाँ पर, और उन्होंने स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स को उस यूनिवर्सिटी में एस्टैब्लिश किया था। यहाँ पर योगेंद्र सिंह ने इंडियन सोशियोलॉजी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए थे और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थे जिसके वजह से हमारे सोसाइटी में भी इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं। यहाँ पर वो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। साथ ही साथ उनको इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था उनके कंट्रीब्यूशन के वजह से इंडियन सोशियोलॉजी में। फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको बेस्ट सोशल साइंटिस्ट अवार्ड भी दिया था। ये अवार्ड से आप लोगों को पता लग चुका होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है इंडियन सोशियोलॉजी में। इंडियन सोशियोलॉजी में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं योगेंद्र सिंह का इम्पोर्टेंट बुक्स क्या क्या है। अगर हम योगेंद्र सिंह की बुक्स की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी है, लेकिन सारे बुक्स हम याद नहीं रख सकते हैं। इस वजह से जो भी इम्पोर्टेंट है उनको हम याद रख लेंगे, इनको हम रट लेंगे ताकि हमें बाद में जाकर कोई दिक्कत ना हो। ये यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उनमें हमें 3 को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया और सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रेजिलियंस। ये जो 3 बुक है ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। खासकर यूजीसी नेट में यहाँ से बहुत बार बुक्स का नाम पूछा जा चुका है, इस वजह से इसको लाइटली मत लेना। ये 3 कम से कम ये 3 बुक को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। इन्होंने बहुत सारे और बुक लिखे थे जहाँ पर वो को ऑथर थे, यानी कि दूसरे और एक स्कॉलर के साथ या फिर और एक राइटर के साथ उन्होंने मिलकर बुक्स लिखी थी। यहाँ पर वो बुक्स का नाम है, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है सोशियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस और द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर। अब जानते हैं योगेंद्र सिंह के मेथोडोलॉजी के बारे में। योगेंद्र सिंह एक ऐसा थिंकर थे जिन्होंने कोई एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव यूज़ नहीं किया था। जैसे हम अलग अलग थिंकर्स के लिए स्ट्रक्चरलिस्ट, फंक्शनलिस्ट या फिर मार्क्सिस्ट इस तरीके का कैटेगोराइजेशन देखते हैं या फिर इस तरीके का एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, लेकिन योगेंद्र सिंह में इस तरीके का कोई चीज़ नहीं थी। यानी कि वो एक कोई पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से बिलोंग नहीं करते थे। ये ना ही फंक्शनलिस्ट थे ना ही ये मार्क्सिस्ट थे। इन्होंने अपना जो भी काम था, जो भी इन्होंने राइटिंग्स लिखी थी, वहाँ पर उन्होंने एक अलग तरीके का अप्रोच लिया था। वहाँ पर उन्होंने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से थ्योरी डेवलप की थी, यानी कि जो भी कॉन्टेक्स्ट हो उसके हिसाब से उन्होंने थ्योरी को डेवलप किया था। कोई एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को फॉलो नहीं किया था। यहाँ पर उन्होंने अपने अलग अलग
काम में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो या फिर सोशल चेंज हो, यहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी यूज़ किया है, स्ट्रक्चरलिज्म भी यूज़ किया है, मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन भी यूज़ किया है। इस वजह से हम इनको कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं रख सकते। इनका जो अप्रोच है, इस अप्रोच को कहा जाता है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहां पर बहुत सारे पर्सपेक्टिव को एक साथ मिलाकर एक अप्रोच तैयार किया जाता है, वो भी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, यानी कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक है या फिर कौन से टाइम पीरियड पे उसको स्टडी किया जा रहा है, इसके हिसाब से एक अलग तरीके का अप्रोच तैयार करते हैं योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन और सोशल चेंज को स्टडी करते वक्त इंटीग्रेटेड अप्रोच इन्होंने यूज़ किया था। अब ये इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, हम क्लास के बाद के जो भी टॉपिक्स है वहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा देखेंगे। अब पहले हम उनका जो टॉपिक है वो है सोशल चेंज। सोशल चेंज के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। अब सोशल चेंज को उन्होंने एक आइडियोलॉजी की तरह देखा है। आइडियोलॉजी यानी कि एक विचारधारा। सोशल चेंज को उन्होंने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश की थी कि कौन से लोग उसको स्टडी कर रहे हैं या फिर कौन से टाइम पीरियड पे हम चीज़ों को देख रहे हैं, इसको ही हम आइडियोलॉजी कहते हैं। सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन, जहाँ पर हम सोसाइटी में परिवर्तन देखते हैं। जैसे अगर हम आज के टाइम पर बोले, अगर हम टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट देखते हैं, उसके वजह से अगर सोसाइटी में बदलाव आते हैं, तब हम उसको कहेंगे सोशल चेंज। अगर कोई गाँव में रह रहा है तो उसको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर गाँव में कोई एक इंस्टीट्यूशन में बदलाव आए या फिर रिलीजन के प्रैक्टिस में बदलाव आए, तब हम उसको कह सकते हैं सोशल चेंज। यानी कि ये सोशल चेंज को योगेंद्र सिंह ने एक आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा के तरह देखा था, जहां पर टाइम टू टाइम ये बदलता रहता है, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट अलग तरीके का आइडियोलॉजी हम यूज करते हैं सोशल चेंज को समझने के लिए। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि इंडिया में ट्रेडिशनली सोशल चेंज बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो तरीके से हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में सोशल चेंज होता है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हम इसी सोशल चेंज में एक्सीलरेशन देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है या फिर बहुत सारे पॉलिसीज़ है जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में इम्प्लीमेंट हुई और जो हमारी इंडियन सोशल चेंज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन चुकी थी। जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था, फिर हम सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, ये सारे चीज़ें इंडियन सोशल चेंज को एक्सीलरेट करता है। योगेंद्र सिंह के हिसाब से मॉडर्न इंडिया का जो सोशल चेंज है, इसमें हम दो तरीके का टेंडेंसीज देख सकते हैं। एक है जहां पर हम सोशल स्ट्रक्चर में सब्सटेंशियल चेंजेस देखते हैं, यानी कि जहां पर सोशल स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत बदलाव आता है लेकिन टोटल चेंज नहीं आता है। यहाँ पर इस सोशल स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव के वजह से हम टेंशंस देखते हैं सोसाइटी में, साथ ही साथ सोशल क्राइसिस देखते हैं। और दूसरा जो टेंडेंसी है वो है सी चेंज। सी चेंज यानी कि बहुत ज़्यादा बदलाव, हम इसको टोटल चेंज भी कह सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने लोगों के कॉन्शियसनेस में सोशल चेंज को देखा था कि सोशल चेंज का जो कॉन्सेप्ट है ये लोगों को समझ में आने लगा, साथ ही साथ यहाँ पर वो लोग कॉन्शियस होने लगे। यहाँ पर हम सी चेंज देखते हैं। ये जो दो टेंडेंसी है, ये योगेंद्र सिंह ये दो टेंडेंसी के बारे में बात करते हैं। योगेंद्र सिंह ने अपनी बुक सोशल चेंज इन इंडिया क्राइसिस एंड रेजिलियंस में इसी सोशल चेंज के बारे में बात की थी। उन्होंने देखा था कि इंडिया में जो सोशल चेंज है इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पर ये जो सारे एस्पेक्ट्स है, आप हर जो भी सारे हैं ये आप लोग इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा जान लेना कि उन्होंने कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कॉन्ट्राडिक्शन एंड चैलेंजेस ऑफ सोशल चेंज, यानी कि हम सोसाइटी में सोशल चेंज में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन और चैलेंजेस भी देखते हैं जिसके वजह से सोशल चेंज आता है। फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, यानी कि इंडियन सोसाइटी में हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। इसी तरीके का हम कुछ सोशल क्राइसिस देखते हैं, उसके कुछ अलग डायमेंशंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फैमिली सिस्टम में बदलाव देखे जाते हैं। फिर लॉ यानी कि कानून और सोशल चेंज का भी कुछ इंटर रिलेशन होता है। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स की बात की थी। ये आप लोग थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करने बैठ जाऊँ ये सारी चीज़ें तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा। आप लोग खुद से ये चीज़ थोड़ा पढ़ लेना।
अब यहाँ पर आता है सोशल चेंज के रिलेटेड कुछ मेजर कॉन्सेप्ट। इसको आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं इसको आपको समझना होगा। योगेंद्र सिंह ने कुछ मेजर कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस की बात की थी इंडिया के सोशल चेंज के रिलेटेड। अब योगेंद्र सिंह ने इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज किया था, यानी कि बहुत सारे अप्रोचेस, बहुत सारे पर्सपेक्टिव को एक साथ मिला के इन्होंने समझने की कोशिश की थी। सोशल चेंज को समझने के लिए भी उन्होंने इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज किया था, जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का अप्रोच को उन्होंने समझा था। अब योगेंद्र सिंह कहते हैं कि ये जो सारे अप्रोच है, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर अप्रोच या फिर पर्सपेक्टिव नहीं है जिसके द्वारा हम सोशल चेंज को समझ सकते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट वेरी करता है, टाइम टू टाइम ये वेरी करता है। इस वजह से हमें सोशल चेंज को समझने के लिए यहाँ पर जो भी अप्रोचेज है, इन सारे को हमें मिक्स करके समझना होगा। यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव नहीं है जिसको हम यूज करके सोशल चेंज समझ सकते हैं इंडिया में। अब इन्होंने कौन से अप्रोच या फिर कॉन्सेप्ट की बात की थी? इन्होंने संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन की बात की थी, फिर लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, यूनिवर्सलाइजेशन एंड पेरोकियलाइजेशन, cultural performance and organization of traditions, multiple traditions, structural approach, functional model, dialectical model, cognitive historical approach और इंडोलॉजिकल अप्रोच। ये सारे अप्रोच को उन्होंने सोशल चेंज को स्टडी करते वक्त समझा था। और ये जो सारे अप्रोच है, उन्होंने कहा है कि कोई भी एक अप्रोच सेल्फ सफिशिएंट नहीं है जो सोशल चेंज को स्टडी कर सके। हमें इनको मिक्सअप करके ही सोशल चेंज को समझना होगा। अब यहाँ पर इन्होंने जो कॉन्सेप्ट की बात की थी, इनमें से 3 कॉन्सेप्ट हमें जानना ज़रूरी है। पहला है संस्कृताइजेशन और एंड वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने। फिर है लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस, जिसको दिया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। और फिर आता है यूनिवर्सलाइजेशन एंड पेरोकियलाइजेशन। पेरोकियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था मैकिम मेरियट ने। अब इन 3 कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा समझते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमें पता ही है, लेकिन ये 3 कॉन्सेप्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ आगे क्लास में इनके लिए हमें बहुत फ़ायदा होगा अगर हम इनको समझ के आगे बढ़े तो। पहले देखते हैं संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में योगेंद्र सिंह ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे सोर्सेस ऑफ चेंजेस में हम 2 तरीके का चेंजेस देखते हैं, एक है संस्कृताइजेशन, दूसरा है वेस्टर्नाइजेशन। संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में एम.एन. श्रीनिवास ने बात की थी। अब इसी कॉन्सेप्ट को योगेंद्र सिंह थोड़ा और अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके का नज़रिया प्रेजेंट करते हैं। संस्कृताइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, ये योगेंद्र सिंह के हिसाब से ये सोसाइटी में ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस की वजह से आते हैं। संस्कृताइजेशन में हम देखते हैं कि जो भी निचले वर्ग का लोग है, जो नीचे का कास्ट के जो लोग हैं, वो ऊपर के कास्ट के लोगों को फॉलो करते हैं, यानी कि उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो चेंजेस है वो है ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस। ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस यानी कि चेंज विद इन सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर जब बदलाव होता है, कोई भी सोशल स्ट्रक्चर के अंदर में जो बदलाव आता है वो उसको कहा जाता है ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस। तो संस्कृताइजेशन में हम ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस देखते हैं। और दूसरी तरफ है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन के बारे में भी एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है। अब योगेंद्र सिंह ने वेस्टर्नाइजेशन के बारे में बात करते हुए कहा था कि ये हेटेरोजेनस चेंजेस के वजह से होता है। हेटेरोजेनस या फिर हेटेरोजेनेटिक जो चेंजेस है वो आउटसाइड फ्रॉम द सोसाइटी होता है, यानी कि बाहर की चीज़ें जब इन्फ्लुएंस करती है या फिर बाहर की चीज़ें जब लोग लेते हैं, आइडियाज़ को लेते हैं, तब उसको कहा जाता है हेटेरोजेनेटिक चेंजेस। अब हेटेरोजेनेटिक चेंजेस के वजह से ही हमारे सोसाइटी में जो वेस्टर्नाइजेशन है वो हमारी सोसाइटी में बदलाव लाता है, ये कहते हैं योगेंद्र सिंह। अब संस्कृताइजेशन में हम 2 तरीके का बदलाव देखते हैं। एक होता है डेमोग्राफिक चेंज, जिसके वजह से माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं सोसाइटी में, और दूसरा है चेंज ऑफ रूलर, यानी कि जो भी लोग रूल कर रहे हैं किसी भी एक जगह को, उसमें अगर बदलाव आए तो मैक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस हम देखते हैं। और वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट में वो कहते हैं कि जो माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज है वो होता है माइग्रेशन के वजह से। लोग जब एक
एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जब माइग्रेट करते हैं, तब माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज आती है। और जब ब्यूरोक्रेसी में बदलाव आता है, तब हमारी सोसाइटी में मैक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस आती है। अब यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है ऑर्थोजेनेटिक चेंज और हेटेरोजेनेटिक चेंज। ये दो वर्ड को आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये आगे क्लास में बहुत आप लोगों को मदद करने वाली है। ऑर्थोजेनेटिक चेंज जहाँ पर हम विद इन सोसाइटी में बदलाव की बात करते हैं, और हेटेरोजेनेटिक चेंज जहाँ पर बाहर की कोई एक आइडिया या फिर कोई भी एक चीज़ हमें इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी में बदलाव के लिए। ऑर्थोजेनेटिक में अंदर के सोसाइटी में बदलाव आता है, और हेटेरोजेनेटिक चेंजेस में बाहर से इन्फ्लुएंस होकर चीज़ें बदलती है। अब देखते हैं ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट को दिया था रॉबर्ट रेडफिल्ड ने। अब ग्रेट ट्रेडिशन कौन सा ट्रेडिशन है? ग्रेट ट्रेडिशन वो ट्रेडिशन है जहां पर एलिट सेक्शन के जो लोग होते हैं, यानी कि जिनके पास पैसा है, जो लोग पावरफुल होते हैं, वो जिस तरीके का ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, रॉबर्ट रेडफिल्ड कहते हैं उसको हम ग्रेट ट्रेडिशन कह सकते हैं। और लिटिल ट्रेडिशन यानी कि जो भी लोग विलेजेस में रहते हैं या फिर जो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है, जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं, उनका जो ट्रेडिशन होता है उसको हम कहते हैं लिटिल ट्रेडिशन। अब जो ग्रेट ट्रेडिशन होता है वो रिफ्लेक्सिव व्यू हमें देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, वो सोसाइटी में बदलाव के साथ साथ अपने आप को खुद को बहुत ज़्यादा एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन लिटिल ट्रेडिशन यानी कि जो गांव के लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा रिफ्लेक्सिव नहीं होते हैं, यहाँ पर वो बदलाव को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, जिस वजह से वहाँ पर लिटिल ट्रेडिशन में हमें इतना ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलता है, और ऑपोजिट में ग्रेट ट्रेडिशन में हम बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सिविटी और चेंज देख सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट है जो है यूनिवर्सलाइजेशन और पेरोकियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। पेरोकियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया था मैकिम मेरियट ने। अब यूनिवर्सलाइजेशन हम किसको कहते हैं? जैसे हम संस्कृताइजेशन की बात करते हैं, जहाँ पर निचले जो कास्ट के लोग हैं ऊपर के कास्ट के लोगों को फॉलो करते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं संस्कृताइजेशन। इसी तरीके से यूनिवर्सलाइजेशन में जो लिटिल ट्रेडिशन के लोग हैं वो ग्रेट ट्रेडिशन के लोगों को इमिटेट करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जब ये चीज़ होता है कि लिटिल ट्रेडिशन के लोग ग्रेट ट्रेडिशन के लोगों के जैसा बिहेव करते हैं या फिर उनके जैसा बनते हैं, तब इसको कहा जाता है यूनिवर्सलाइजेशन। और इसके ऑपोजिट है पेरोकियलाइजेशन। पेरोकियलाइजेशन को हम डिसंस्कृताइजेशन की जैसे भी समझ सकते हैं, जहां पर ग्रेट ट्रेडिशन के जो लोग होते हैं वो लिटिल ट्रेडिशन के लोगों के चीज़ों को इमिटेट करते हैं और उनके चीज़ों को फॉलो करते हैं। और पेरोकियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को दिया है मैकिम मेरियट ने। अब देखते हैं योगेंद्र सिंह का इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है। अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है वहाँ पर हमने देखी है कि योगेंद्र सिंह ने इंटीग्रेटेड अप्रोच को यूज़ किया था। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच में बहुत सारे पर्सपेक्टिव को एक साथ मिक्सअप करके एक नया पर्सपेक्टिव या फिर अप्रोच तैयार करने की बात की थी। योगेंद्र सिंह ने सोशल चेंज को एनालाइज करने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच का यूज़ किया था। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच को बनाने के लिए हमें कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, यानी कि कुछ स्टेप्स है जिसको फॉलो करके हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर योगेंद्र सिंह ने 4 स्टेप्स की बात की थी। इन 4 स्टेप्स के द्वारा हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हमें देखना होगा कि हेटेरोजेनस और ऑर्थोजेनेटिक जो चेंजेस है उनमें हमें पहले डिस्टिंक्शन करना होगा, यानी कि इनको हमें पहले डिफरेंशिएट करना होगा। हेटेरोजेनस यानी कि जो भी एक्सोजेनस यानी कि ग्रुप के बाहर के चीज़ों के वजह से जो बदलाव आते हैं वो हमें देखना होगा। साथ ही साथ जो ऑर्थोजेनेटिक चीज़ें हैं यानी कि जिसको हम एंडोजेनस भी कह सकते हैं, सोसाइटी के अंदर में जो भी चीज़ें हैं जिनके बदले से बदलाव आती है उनको हमें पहले फ़र्क करना होगा। फिर हम देखेंगे कि कल्चरल जो स्ट्रक्चर है और सोशल स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बीच में भी हम डिस्टिंक्शन करेंगे। अब कल्चरल स्ट्रक्चर में भी हम सब डिविजन देखते हैं। कल्चरल स्ट्रक्चर में देखा जाता है लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन, और सोशल स्ट्रक्चर में देखा जाता है माइक्रो स्ट्रक्चर एंड मैक्रो स्ट्रक्चर। यहाँ पर मेन फोकस होता है स्ट्रक्चरल
कल्चरल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर के बीच में फ़र्क करने को लेकर। फिर जब हम सेकेंड स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे, फिर होगा हमारा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर फोकस, यानी कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा कौन सी चीज़ के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हम एनालाइज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हम फोकस करेंगे। फिर जो चौथा स्टेप है वहाँ पर जाकर हम एक डायरेक्शन ऑफ चेंज के हिसाब से एक थ्योरी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर लीनियर इवोल्यूशनरी तरीके से हम एक थ्योरी को डेवलप करेंगे, जहाँ पर ट्रेडिशनलाइजेशन से लेकर मॉडर्नाइजेशन तक जो बदलाव होते हैं उसको हम लीनियर इवोल्यूशनरी सिस्टम के हिसाब से समझेंगे। अब लीनियर इवोल्यूशन क्या है? लीनियर इवोल्यूशन एक ऐसा इवोल्यूशन का सिस्टम है जहाँ पर स्टेप टू स्टेप चीज़ें बदलती जाती है और जो सोसाइटी है वो ट्रेडिशनलाइजेशन से मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ती है। अब ये सारी चीज़ों को हम पहले फिर से सामारी कर लेते हैं कि योगेंद्र सिंह का जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इसको बनाने के लिए हमें 4 स्टेप्स की ज़रूरत है। पहले हम देखेंगे हेटेरोजेनस और ऑर्थोजेनस जो चेंजेस है उसमें फ़र्क करेंगे, फिर कल्चरल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर में फ़र्क करेंगे, फिर तीसरे स्टेप में हम कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे और बाद में एक लीनियर इवोल्यूशनरी थ्योरी प्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर ट्रेडिशनलाइजेशन से मॉडर्नाइजेशन में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो डायरेक्शन में बदलाव हो रहे हैं, उसको हम समझ सकें। अब यहाँ पर ट्रेडिशनलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन बेसिकली होता क्या है? ट्रेडिशनलाइजेशन, जहाँ पर हम सोसाइटी में जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, यहाँ पर ऑर्थोजेनिक पैटर्न के हिसाब से बदलाव होती है। ऑर्थोजेनेटिक यानी कि सोसाइटी के अंदर में जो बदलाव होती है उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनलाइजेशन। और मॉडर्नाइजेशन, जहाँ पर हेटेरोजेनिस चेंजेस के वजह से या फिर हेटेरोजेनेटिक कॉन्टैक्ट्स के वजह से जब सोसाइटी में बदलाव आती है तब उसको हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। अब योगेंद्र सिंह के हिसाब से ये ट्रेडिशनलाइजेशन से मॉडर्नाइजेशन तक जाने का जो प्रोसेस है ये एक लीनियर प्रोसेस है, यानी कि ये स्टेप टू स्टेप होकर ट्रेडिशनलाइजेशन से मॉडर्नाइजेशन तक हमारा सोसाइटी पहुंचती है। अब अगर हम उनके थ्योरी को समराइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पर उन्होंने पहले कॉजल फोर्सेस के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया था, फिर उन्होंने सब्सटेंटिव डोमेन को देखा था, फिर कॉन्टेक्स्ट को देखा था और बाद में डायरेक्शन ऑफ चेंज को देखा था। ये सारे लॉजिकल बाउंड्रीज को जब हम कवर कर लेते हैं, लॉजिकली जब इन सारे स्टेप्स को कवर कर लेते हैं, तब हम स्पेसिफिक एक प्रोसेस यानी कि सोशल चेंज किस तरीके से हो रही है इसके रिलेटेड एक थ्योरी डेवलप कर सकेंगे, या फिर सोशल चेंज जो हो रहा है इसको हम डिस्क्राइब कर सकेंगे। अब देखते हैं मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट। योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। उन्होंने अपने बुक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में इस मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था और समझाया था। उन्होंने इस बुक में लिखी थी कि किस तरीके से इंडिया में मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। उन्होंने कहा था, उन्होंने देखा था कि इंडिया में जो मेजर चेंजेस है इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन में वो किस तरीके से हो रही है, साथ ही साथ जो पुराने टाइम्स का जो सिस्टम था जैसे वैदिक या फिर एपिक कल्चर्स जो थे वहाँ पर किस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन में बदलाव आते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल तो यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन में उन्होंने देखा है कि पुराने ज़माने में किस तरीके का बदलाव आ रहा है और साथ ही साथ आज के इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन में किस तरीके का चेंजेस हम देखते हैं, इनके ऊपर भी उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने एकदम पुराने ज़माने से लेकर हमारे आज के ज़माने में जो भी बदलाव आते हैं उनको पूरी तरीके से स्टडी किया था। अब योगेंद्र सिंह कहते हैं कि रेनेसा और संस्कृताइजेशन ऐसे 2 ऑर्थोजेनेटिक प्रोसेसेस है जिसके द्वारा इंडियन जो ट्रेडिशन है, यहाँ पर इंडियन ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेशन के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर जो मेन फैक्टर है इंडिया में मॉडर्नाइजेशन का वो है ऑर्थोजेनेटिक प्रोसेसेस, यानी कि इंडिया के अंदर ही जो बदलाव आ रहे हैं वहाँ पर चेंजेस, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही है उसके वजह से ही इंडिया में मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। इसका जो मेन 2 रीज़न है वो है रेनेसा और संस्कृताइजेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हेटेरोजेनेटिक चेंजेस को पूरा नकार दिया था, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि इंडिया में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है उसके वजह से
मॉडर्नाइजेशन इंडिया में आ रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ हेटेरोजेनेटिक चेंजेस है जिसके वजह से हमारे मैक्रो स्ट्रक्चर में बदलाव आ रही है, जैसे अर्बन सेटलमेंट, इंडस्ट्री, न्यू इंस्टीट्यूशन जैसे लॉ और जस्टिस। इन सारे चीज़ों के डेवलपमेंट के वजह से इंडिया में हेटेरोजेनेटिक चेंजेस आए और साथ ही साथ इस चेंज की वजह से भी मॉडर्नाइजेशन में इफेक्ट पड़ा। लेकिन इनका जो फोकस था वो था ऑर्थोजेनेटिक प्रोसेसेस के ऊपर, जहां पर उन्होंने रेनेसा और संस्कृताइजेशन को ही मेन रीजन माना था मॉडर्नाइजेशन का। अब यहाँ पर इन चीज़ों से हमें ये पता लगता है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है ये एक सिंगल प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर जो भी मॉडर्नाइजेशन होगी वो सोसाइटी थ्रू सोसाइटी बदलती रहती है। यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। इस वजह से योगेंद्र सिंह कहते हैं कि हम कोई एक यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी में हम कोई भी एक यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन नहीं देख सकते हैं। हमें इसे हिस्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा, अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से देखना होगा कि मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर कोई यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन हम नहीं देख सकते हैं। अब देखते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जहां पर रिवॉर्ड और रिसोर्सेज की बात की जाती है। किसके पास रिवॉर्ड, किसको किस तरीके का रिवॉर्ड मिलेगा, किसको किस तरीके का रिसोर्सेस मिलेगा, इसके ऊपर बेस करके हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को जज करते हैं। यहाँ पर बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जिसको हम सिस्टमेटिकली अरेंज करके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझ सकते हैं। वो है वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। किसके पास कितना वेल्थ है, किसके पास कितना पावर है और किसके पास कितना प्रेस्टीज है, इसके अकॉर्डिंग हम सोसाइटी में अलग अलग डिविजन्स कर सकते हैं और इसी को उन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहा था। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो 3 मेन पॉइंट है वो है वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। योगेंद्र सिंह ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कुछ यूनिट्स के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि 2 ऐसे यूनिट्स हैं जिसके द्वारा हम इंडिया में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो रही है इसको हम समझ सकेंगे। एक है कास्ट सिस्टम और दूसरा है क्लास स्ट्रक्चर। अब कास्ट सिस्टम और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या रिलेशन है? हम जानते हैं कि इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये कास्ट सिस्टम को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको हमें एक स्टैंडर्ड चेंज की तरह मेजर करना होगा। यहाँ पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हमारा कास्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ वेल्थ और पावर भी इंपॉर्टेंट 2 प्रिंसिपल्स है जो इंडिया में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कारण है। यहाँ पर क्लास स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का भी रिलेशन हम देखते हैं। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि ये जो क्लास स्ट्रक्चर के वजह से जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आना, यहाँ पर इंडिया में हम कोई एक सिस्टमेटिक क्रिस्टलाइज्ड चीज़ें नहीं देखते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर क्लास सिस्टम नहीं है जिसके वजह से हम इंडिया में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर इंडिया में हम क्लास को कास्ट, एथनिक ग्रुप, इन सारे चीज़ों के साथ जोड़कर ही देखते हैं। सिंगली कास्ट को हम नहीं देख सकते हैं, सिंगली हम क्लास को नहीं देख सकते हैं। हमें क्लास को समझने के लिए, क्लास स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेटिफिकेशन है इसको समझने के लिए कास्ट और एथनिक ग्रुप का भी यूज करना पड़ेगा। ये 2 तरीके का स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में योगेंद्र सिंह बात करते हैं, जहां पर मेन है कास्ट सिस्टम, फिर है क्लास सिस्टम, जो हम बाकी कास्ट सिस्टम और एथनिक ग्रुप के साथ मिलकर जोड़कर इसको समझते हैं। अब देखते हैं आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी। इंडियन सोशियोलॉजी में हम अलग अलग थ्योरीज देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स का आइडियोलॉजी यानी कि जो विचारधारा है वो अलग तरीके का होता है, साथ ही साथ उनका थ्योरी जो होता है वो भी डिफरेंट बन जाता है उनके आइडियोलॉजी के वजह से। इंडिया का जो सोशियोलॉजी है ये बाहर के सोशियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। यहाँ पर वेस्ट में जो भी मेथोडोलॉजी है वो इंडिया में हम एडॉप्ट करते हैं और उनको ही यूज़ करके इंडियन सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं। लेकिन फिर भी योगेंद्र सिंह ने इंडियन सोशियोलॉजी का जो आइडियोलॉजी और थ्योरी है इसको 4 हिस्सों में बांटा था। उन्होंने देखा था कि 1952 से लेकर 1977 तक इंडिया में 4 स्टेजेस में
इंडियन सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट देखते हैं या फिर जो भी आइडियोलॉजी और थ्योरी में डेवलपमेंट है वो हम ये 4 स्टेजेस में देखते हैं। पहला है 1952 से लेकर 1960, जहाँ पर हम कुछ एडप्टिव चेंजेस और इनोवेशन देखते हैं। फिर आता है 1960 से लेकर 1965 तक, इस पीरियड में कुछ सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखते हैं थियोरेटिकल प्रायोरिटीज़ को लेकर, जिसके वजह से सोसाइटी में या फिर जो भी सोशियोलॉजिकल स्कॉलर्स है उनके बीच में कुछ टेंशन्स देखी जाती है थ्योरी और आइडियोलॉजी को लेकर। फिर आता है हमारा 1965 से लेकर 1970 का जो फेज़ है वो, वहाँ पर हम देखते हैं कुछ सेल्फ अवेयरनेस तैयार होती है सोशियोलॉजी को लेकर। यहाँ पर हम न्यू डायरेक्शन में थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन देखते हैं। फिर आखिर का जो स्टेज है 1970 से लेकर 1977 तक, वहाँ पर हम देखते हैं सोशियोलॉजी के थ्योरी को लेकर न्यू मैच्योरिटी देखा जाता है लोगों के बीच में, साथ ही साथ एक न्यू होरिजन तैयार होते हैं लोगों की नॉलेज के बेस में। इस तरीके का 4 स्टेजेस में इंडियन सोशियोलॉजी का जो आइडियोलॉजी और थ्योरी है इसको डिवाइड किया था योगेंद्र सिंह ने। अब ये जो चारों स्टेज है इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है ये 4 स्टेजेस। ये जो 4 स्टेजेस है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नॉन वायलेंस एंड पीस के बारे में योगेंद्र सिंह ने क्या कहा था। जब हम नॉन वायलेंस और पीस की बात करते हैं, ये मेनली महात्मा गांधी का फिलोसॉफी है। योगेंद्र सिंह ने अपनी बुक सोशियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस में कहा है कि महात्मा गांधी का जो फिलोसॉफी है ये आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है हमारी सोसाइटी में। साथ ही साथ जो हमारा फ्यूचर है वहाँ पर भी हम इसका रिलेवेंट बहुत ज़्यादा देखेंगे। यहाँ पर योगेंद्र सिंह कहते हैं कि गांधी जी जो थे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट नहीं थे। उन्होंने भी इसके बारे में भी बात किया था, इसके ऊपर भी उन्होंने फोकस किया था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट मैनर में। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के खिलाफ नहीं थे। योगेंद्र सिंह के हिसाब से ये जो गांधी जी का फिलोसॉफी है ये हमारे वर्ल्ड में हर जगह पर रिलेवेंट बनने वाली है। यहाँ पर उनके हिसाब से जो कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन है, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन के वजह से गांधी जी का जो फिलोसॉफी है वो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के हर हिस्सों में इसको फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर वर्ल्ड के हर हिस्सों में इस नॉन वायलेंस और पीस का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की बात की थी कि वर्ल्ड में जो एनवायरनमेंट को लेकर मूवमेंट्स हो रही है, एनवायरनमेंट को लेकर जो नॉन वायलेंस और पीस का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, इसमें गांधी जी का फिलोसॉफी का भी कंट्रीब्यूशन है और ये सारी चीज़ें हो रही है बेसिकली कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन के वजह से। योगेंद्र सिंह ने देखा है कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में जो कॉरपोरेट वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ही मेन नहीं है आज के टाइम पर। पहले के टाइम पर हम देखते हैं कि लोग सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे, लेकिन आज के टाइम पर हम देखते हैं कि लोग प्रॉफिट के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हैं। जैसे हम बड़े बड़े उद्योगपति देखते हैं, जैसे टाटा है, बिरला है, फिर अंबानी है, अदानी है, ये सारे जो लोग हैं वो इंक्लूसिव ग्रोथ और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। वो लोग अपने कुछ हिस्सा, अपने जो इनकम करते हैं उसका कुछ हिस्सा लोगों के भलाई के लिए भी करते हैं। अब ये चीज़ बेसिकली करते क्यों है? क्योंकि जो लोग हैं अगर उनका सिचुएशन अच्छा नहीं होगा, वो लोग अगर अच्छे नहीं कमाएंगे, तब उनका जो प्रोडक्ट्स है वो कौन खरीदेगा? इन सारी चीज़ों के वजह से सिर्फ लोग अब प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली नॉन वायलेंस और पीस का हिस्सा है, जो हमारा ओरिजिन जो होता है गांधी जी की फिलोसॉफी के से ही, और ये फिलोसॉफी बाद में पूरे वर्ल्ड में हम देखने को मिलता है और यहाँ पर कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी ये कॉन्सेप्ट हम आज देखते हैं। आज के क्लास में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है।
आप लोगों को अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है ये सारे कॉन्सेप्ट को लेकर, वापस क्लास को देखना, यहाँ पर बहुत सारे नोट भी दिए हुए हैं आपको समझने के लिए। आप लोग अगर ये नोट्स देखोगे तो और भी बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये क्लास कराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे जगहों पर सोर्सेज से नोट्स इकट्ठा करना पड़ता है। तो आज का ये जो क्लास है इस क्लास को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।